हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नीट बायोलॉजी के सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। बच्चों ऐसा कहा जाता है ना, यह जो चैप्टर है वो सभी जितने भी आपका जो सब्जेक्ट है बायोलॉजी में जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें का क्या है, तो ये बेसिक है। जब तक हम इस चैप्टर को अच्छे से डिस्कस नहीं करेंगे तो बाकी चैप्टर पढ़ने में हमको क्या होगी, दिक्कत होगी। तो बच्चों आज हम इस क्लास में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ को स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों माता सरस्वती का नाम लेकर के हम क्लास को शुरू करते हैं नीट बायोलॉजी की। यहां पर बच्चों हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स बायोलॉजी में लाने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। तो बच्चों आपको भी सपोर्ट करनी है, आपको भी मेहनत करनी है। आप जितना मेहनत करेंगे उससे ज्यादा हम मेहनत करेंगे ताकि आपका जो मार्क्स है वो ज्यादा से ज्यादा आ सके। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और बच्चों इस लेक्चर में हम कितने कवर करने वाले हैं ऑलरेडी हम आपको बता देते हैं। देखिएगा बच्चों, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन होगा, व्हाट इज सेल, डिस्कवरी ऑफ सेल, सेल थ्योरी, सेल शेप एंड साइज। यानी कि इस लेक्चर में हम यहां पे पूरी तरह पूरा डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो बच्चों यहां पे सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन जानेंगे कि क्या होता है सेल, फिर हम लोग देखेंगे कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, क्या होता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्या होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया कितने सेल का बना होता है, हमारा शरीर कितने सेल का बना होता है, ये सब हम लोग जानेंगे। तो चलिए समझते हैं। तो यहां पे देखिएगा बच्चों कि सबसे पहले यहां पर एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है GN रामाचंद्रन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये एनसीईआरटी बुक में दिया है ना, तो एनसीईआरटी बुक में कहीं भी कुछ दिया रहे तो उसको पढ़ लेना है, क्योंकि वहां से भी एनसीईआरटी से क्या हो सकता है, प्रश्न बन सकते हैं। तो देखिएगा ये हैं GN रामाचंद्रन। अब इनका जो जन्म हुआ था 1922 में हुआ था और ये 2001 में इनका निधन हुआ था। अब यहां पे ये पूरा आपको डिटेल नहीं जानना है, बस एक पॉइंट यहां पे बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए हम यहां पे इस स्लाइड को देख रहे हैं। देखिएगा यहां पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखिए द ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलाजन। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोलाजन का ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर। तो बच्चों कोलाजन का जो ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ये किसने दिया था? तो बच्चों उन्होंने दिया था GN रामाचंद्रन ने। इन्होंने प्रोटीन के क्षेत्र में बहुत सारे काम किए हैं जिसको हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे जब हम लोग प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों ये पॉइंट याद रखिएगा कि ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर यानी कोलाजन का जो ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर है उसको दिया किसने था? तो उसको दिए थे GN रामाचंद्रन। तो आप इसको कॉपी में क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं कि ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर को GN रामाचंद्रन ने दिया था। ओके बच्चों, अब देखिएगा, अब हम यहां पे डिस्कस करते हैं सेल के बारे में कि आखिर ये सेल होता क्या है। तो समझिए बच्चों, यहां पे सबसे महत्वपूर्ण बात सेल की। तो बच्चों सेल को हम हिंदी में कोशिका कहते हैं। एक और बात बता दे बच्चों, वैसे विद्यार्थी जो हिंदी मीडियम के हैं और वैसे विद्यार्थी जो इंग्लिश मीडियम के हैं, ये जितने भी हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे नीट की कंप्लीट बायोलॉजी पढ़ेंगे वो होगा हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में। तो दोनों बच्चों को किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत होती है, कंसेप्ट में दिक्कत होती है, तो आप स्वतंत्र हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि सर यहाँ पे ऐसे इस टॉपिक में हमको प्रॉब्लम लग रही है, सर आपके लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, सब आपको क्लियर करने का प्रयास हम करेंगे। तो चलिए बच्चों देखिए कि यहाँ पे कोशिका है, सेल। अब बात आती है कि आखिर ये सेल होता क्या है, आखिर ये सेल होता क्या है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। आप थोड़ा सा देखिएगा, मान लेते हैं ये क्या है बच्चों, ये है घर, ठीक है, ओके, ये हमारा घर है, यह कह सकते हैं ऐसे है। अब आप एक बात देखिए, यहां पर क्या है, तो ये जो घर है ये छोटे छोटे ईंट से मिलकर बना है, छोटे छोटे ईंट से मिलकर बना है, ठीक है जी।
वैसे ही जो जीव होते हैं उनका भी शरीर छोटे छोटे ईंट से मिलकर बना होता है। तो यहां पे देखिए, ये जो छोटा छोटा ईंट है जिसको हम लोग ब्लॉक कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, ब्लॉक कहते हैं। तो ये जो घर है उसका जो छोटा सा ईंट है उसको हम उसकी इकाई कह सकते हैं, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो बच्चों देखिएगा, इसी प्रकार से जीवों का शरीर भी इन्हीं छोटे छोटे इकाइयों से मिलकर बना होता है और उन्हीं छोटी इकाइयों को हम क्या कहते हैं, तो सेल कहते हैं। तो अगर पूछे आपसे कि व्हाट इज सेल, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, कोशिका क्या होता है, जवाब क्या होना चाहिए। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, आपका जवाब यही होना चाहिए कि, देखिएगा, आपका जवाब होना चाहिए यह बेसिक यूनिट होता है। क्या होता है बच्चों, बेसिक यूनिट होता है। किसका बेसिक यूनिट होता है, तो सिंपल सा आप नोट कर सकते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कि बच्चों ये जो सेल है इसको हम बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ के नाम से जानते हैं। इसके अलावा और भी क्या हो सकता है, तो ध्यान दीजिएगा कि इसे हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक भी कह सकते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक भी कह सकते हैं। अब बात रहा कि इसे हम बिल्डिंग ब्लॉक क्यों कहेंगे। तो जो बच्चों देखिए, जैसे हमने आपको बताया था ना कि जो घर है वह छोटे छोटे ईंट से मिलकर बना है, तो यहाँ पे वो छोटा एक इकाई है। तो वैसे ही मान लेते हैं हमारा शरीर एक घर है और हमारे शरीर का भी एक छोटा सा इकाई क्या है, सेल है। तो बच्चों इसे हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक कह सकते हैं। अब जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि देखिएगा, जो कोशिकाएं होती है ना उसमें जीवित पदार्थ होता है। अब जो जीवित पदार्थ होता है उसको हम लोग कहते हैं जीव द्रव्य। तो बच्चों ये जो कोशिका है जीव द्रव्य का पिंड है जो कि कोशिका झिल्ली के द्वारा घिरा होता है। तो सिंपल सा आप इसे नोट कर सकते हैं, सेल प्रोटोप्लाज्म का एक पिंड है जो सेल मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा होता है। तो बच्चों यहां पे हमने क्या जाना कि ये जो सेल है वो क्या है, तो प्रोटोप्लाज्म का पिंड है। प्रोटोप्लाज्म को हम हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, हिंदी में कहते हैं इसको हम लोग जीव द्रव्य, जीव द्रव्य। तो बच्चों यहाँ पे ये जो सेल है वो जीव द्रव्य का एक मास है, पिंड है, जो कि क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा होता है। अब यहाँ पे एक बात समझिएगा, जैसे देखिएगा, मान लेते ये ऐसे हमने सेल बना दिया, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, ठीक है, ये है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये है सेल मेम्ब्रेन, ये है इसका न्यूक्लियस। अब देखिए न्यूक्लियस के अंदर भी तरल पदार्थ होता है, ये साइटोप्लाज्म हो गया, ये न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया। तो साइटोप्लाज्म और ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है इसको दोनों को मिला देते हैं तो बच्चों वो बन जाता है जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म। तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि जो सेल है वो प्रोटोप्लाज्म का एक पिंड है जो कि सेल मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा होता है। तो बच्चों हमने क्या कहा कि जो सेल है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है, इसे हम बिल्डिंग ब्लॉक कह सकते हैं, और ये प्रोटोप्लाज्म का एक पिंड है जो कि सेल मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा होता है। आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। देखिएगा, अब आगे बात जो आती है कि जो सेल है इसे और हम क्या कर सकते हैं। तो देखिएगा, जैसे कि जो जीव होते हैं ना वो एक कोशिका का भी बने होते हैं और एक से अधिक कोशिका के भी बने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट बहुत सबसे महत्वपूर्ण आती है कि सभी जीवों का शरीर क्या होता है बच्चों, तो कोशिका का बना होता है। सभी जीवों का शरीर कोशिका का बना होता है। मान लेते कोई ऑब्जेक्ट है और उसमें सेल नहीं है तो उसे हम लोग जीवित नहीं कहेंगे, वो क्या हो जाएगा, वो निर्जीव कहलाएगा, ठीक है। इस पॉइंट को आप यहाँ पे नोट डाउन कीजिएगा, सभी जीवों का शरीर सभी जीवों का शरीर कोशिका का बना होता है।
कोशिका का बना होता है। ठीक है बच्चों, हमने क्या कहा कि सभी जीवों का शरीर कोशिका का बना होता है। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि अगर कोई वस्तु कोशिका की नहीं बनी है, कोशिका की नहीं बनी है, या उसमें कोशिका नहीं है, नहीं बनी है, तो उसे हम नॉन लिविंग कहेंगे, नॉन लिविंग कहते हैं, नॉन लिविंग कहते हैं। और देखिएगा बच्चों, एनसीईआरटी में नॉन लिविंग के लिए एक शब्द कहा गया है, वो है इन एनिमेट। क्या है बच्चों? इन एनिमेट। एनसीईआरटी में एक टर्म लिखा गया है इन एनिमेट, यानी कि नॉन लिविंग। तो सिंपल से एक बात जानिए कि क्या है कि कोई वस्तु है, ठीक है, और ये जो वस्तु है उसमें क्या है, सेल नहीं है, उसमें सेल नहीं है, यानी कि वो सेल का नहीं बना है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? उसको हम लोग बोलेंगे नॉन लिविंग। ठीक है जी, ओके। अब यहां पे एक बात आती है, बात यही आती है कि इस पृथ्वी पर या इस संसार में दो प्रकार के जीव एग्जिस्ट करते हैं। एक वैसे जीव एग्जिस्ट करते हैं जिनका शरीर एक कोशिका का बना होता है, ठीक है, और इस संसार में वैसे भी जीव एग्जिस्ट करते हैं, उपस्थित रहते हैं, जिनका शरीर एक से अधिक कोशिका का बना होता है। तो बच्चों यहां पे जो एक सेल का बना होगा तो उसको तो हम यूनिसेलुलर कहेंगे, और जो एक से अधिक सेल का बना होगा उसको हम लोग मल्टीसेलुलर कहेंगे। ठीक है बच्चों, इतना आप इसको नोट कर लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इस पृथ्वी पर कितने प्रकार के जीव होते हैं। तो बच्चों देखिएगा, इस पृथ्वी पर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिएगा, वो होते हैं आपके दो प्रकार के, यूनिसेलुलर और ये मल्टी सेलुलर। ठीक है, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, एक और बात जानिए, अब ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है क्या होता है? तो मेड अप ऑफ वन सेल, मेड अप ऑफ वन सेल, यानी कि इनका जो शरीर होता है वो क्या होता है? एक ही कोशिका का बना होता है। अब एनसीईआरटी में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई है जिसको ध्यान देना अति आवश्यक है। जैसे कि एनसीईआरटी में कहा गया है, ठीक है, कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्षमता होती है स्वतंत्र रूप से जीवित रहने का, स्वतंत्र रूप से जीवित रहने का। ठीक है, एनसीईआरटी में लिखा गया है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। देखिएगा, जो पहला है कहा जा रहा है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस को प्रदर्शित करते हैं, को प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब बच्चों यही हुआ कि एक जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो सिंगल सेल के अंदर ही अपने जीवन के संपूर्ण क्रियाओं को कर सकता है और जीवित रह सकता है। इसलिए यहां पे क्या है, एक कोशिकीय जीव अपने जीवन के सभी कार्यों को करने में सक्षम होता है। ठीक है बच्चों, हमने क्या देखा
कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वे इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस को शो करते हैं, मतलब कि अकेले जीवित रह सकते हैं, ठीक है। और ये जो एक कोशिकीय जीव होते हैं अपने जीवन के सभी कार्य को करने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक सबसे महत्वपूर्ण बात कही गई है। एनसीईआरटी में एक लाइन दिया गया है कि एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। यानी कि देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसमें कोशिका नहीं है तो वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस को प्रदर्शित नहीं कर सकता है, यानी कि वो इंडिपेंडेंटली जीवित नहीं रह सकता है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। अगर कोई वस्तु में, या अगर देखिएगा अगर किसी वस्तु में कोई नहीं, अगर किसी वस्तु में सेल नहीं है, सेल नहीं है तो वह इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस को शो नहीं करेगा, को शो नहीं करेगा, नहीं करेगा। देखिए बच्चों, आपने देखा होगा ना कोविड-19 का जो वायरस था, वायरस, अब थोड़ा सा समझिए। अब ये जो वायरस था ना उसकी संरचना कैसी थी इसको हम लोग समझते हैं, पूरा आपको डिटेल में समझ में आएगा। देखिएगा ये जो है कोरोना वायरस है, देखिए मान लेते ये वायरस है, ओके, इसमें क्या है, बस ये प्रोटीन है, ये क्या है बच्चों, ये प्रोटीन है और ये है इसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए। एक बात जानिए, देखिए अब ये जो वायरस है इसमें केवल प्रोटीन है और आरएनए है, लेकिन एक सेल के अंदर केवल प्रोटीन और आरएनए नहीं होता है, जबकि क्या होता है उसमें एक वेल डिफाइंड या उसमें जेनेटिक मटेरियल होते हैं, उसमें विभिन्न प्रकार के कोशिकांग होते हैं, वो कोशिका झिल्ली के द्वारा घिरा होता है, इसके अलावा उसमें बहुत सारी संरचनाएं होती है, तब जाकर के उसको हम सेल करते हैं। बट आप यहाँ पे देखिए ना, ये जो वायरस है इसमें क्या है, इसमें केवल आरएनए है और क्या है, तो ये प्रोटीन है, आरएनए और प्रोटीन है। तो यहाँ पे ये क्या है, तो कंप्लीट सेल नहीं है। और जब कंप्लीट सेल नहीं है बच्चों तो वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस को प्रदर्शित नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जो कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस को प्रदर्शित नहीं करता है, तो बच्चों हो जाएगा वायरस। एक बार से रिकॉल कर लेते हैं हम लोग, फिर से देख लेते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस को प्रदर्शित करते हैं और अपने जीवन के जितने भी आवश्यक क्रियाएं होती हैं वो एक सेल के अंदर ही करते हैं। अगर कोई वस्तु है जिसमें सेल नहीं है तो वो किसी तरह से इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस को प्रदर्शित नहीं करेगा, यानी कि वो लिविंग की कैटेगरी में नहीं आएगा, जैसे कि ये वायरस है। आई होप कि इतना क्लियर हो गया है, ठीक है बच्चों। ओके, हम आगे बढ़ते हैं और अब हम जानते हैं ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है। तो देखिएगा बच्चों, ये जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है इसके पहले थोड़ा सा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के आप एग्जांपल देख लीजिए। जैसे कि क्या हो सकता है बच्चों, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया हो सकता है, ये अमीबा हो सकता है, पैरामीशियम हो सकता है, माइकोप्लाज्मा हो सकता है, ब्लू ग्रीन एल्गी हो सकता है, विभिन्न प्रकार के यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। क्लियर है? ओके, अब ये जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है इसका मतलब क्या हुआ तो समझिएगा। ये क्या होते हैं, एक से अधिक सेल के बने होते हैं, एक से अधिक सेल के बने होते हैं, अधिक कोशिका के बने होते हैं, ठीक है बच्चों। और इसमें एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, मल्टी का मतलब होता है मेनी, मल्टी का मतलब मेनी मतलब कि बहुत सारे, ठीक है। तो जब कोई जीव एक से अधिक सेल का बना होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, एकदम जोश में बोलना है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। और ये जो एग्जाम्पल है जैसे कि हम लोग हो सकते हैं ह्यूमन, ठीक है, मनुष्य हो सकता है। तो यहाँ पे ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है बच्चों। चलिए
आई होप कि इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। बच्चों ध्यान रखिएगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसमें सेल नहीं है तो उसको हम नॉन लिविंग की कैटेगरी में रखेंगे, और जो वायरस होता है उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है, वो नॉन लिविंग की कैटेगरी में रखा जाता है। जब तक वो सेल के अंदर नहीं जाता है, एक लिविंग सेल के अंदर नहीं जाता है, तो वो नॉन लिविंग ही रहता है। ओके, अब यहां पर एक बात जानिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसको हम लोग जानते हैं। जैसे कि बच्चों देखिए, हम पढ़ रहे थे सेल, ठीक है। अब यहां पे अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए ए स्टडी ऑफ सेल, ए स्टडी ऑफ सेल, यानी कि कोशिका के अध्ययन को हम कहेंगे क्या? कोशिका के अध्ययन को हम कहेंगे क्या? तो बच्चों यहां पे आपके तो जवाब होंगे कि स्टडी ऑफ सेल, इसको हम लोग क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? साइटोलॉजी कहते हैं। और एक और टर्म है जिसे हम लोग कहते हैं सेल बायोलॉजी। एक और बात ध्यान दीजिएगा, अब ये जो साइटोलॉजी है और ये जो सेल बायोलॉजी है, इन दोनों में अंतर है, एक दूसरे के साइनोनिम्स नहीं है, यानी कि ये पर्यायवाची नहीं है। अब दोनों में अंतर क्या है, जब हम दोनों के डिफिनेशन को देखेंगे तो वहां पे समझ में आ जाएगी। तो बच्चों सबसे पहले हम यहां पे जान लेते हैं कि ये साइटोलॉजी होता क्या है। देखिएगा, बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर हम कोशिका के फंक्शन और स्ट्रक्चर यानी कोशिका के संरचना और कार्य की स्टडी माइक्रोस्कोप की सहायता से करते हैं, तो बच्चों उसी को हम लोग कहते हैं साइटोलॉजी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जब हम कोशिका के संरचना एवं कार्य का अध्ययन माइक्रोस्कोप की मदद से करते हैं, मदद से करते हैं। साइटोलॉजी कहलाता है। तो बच्चों बहुत बहुत ही आसान कंसेप्ट है कि जब हम कोशिका के संरचना एवं कार्य का स्टडी माइक्रोस्कोप की मदद से करेंगे तो उसको हम लोग साइटोलॉजी कहेंगे। एक और बात बता दें बच्चों, ये हम लोग क्लास में फुली एनसीईआरटी को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम लोग बियॉन्ड ऑफ एनसीईआरटी यानी कि एनसीईआरटी से थोड़ा सा बाहर जाके भी हम लोग जानेंगे, ताकि आपका जो कंसेप्ट हो पूरी तरह क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चों, वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बच्चों एक्चुअली ये वीडियो नहीं, ये क्या है, एक क्लास है, तो बच्चों इसको लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और कहिए कि यहाँ पे नीट की बायोलॉजी चल रही है, जल्दी से जल्दी क्लास को ज्वाइन करें और अपने नीट के एग्जाम के लिए लग जाए और नीट के एग्जाम की तैयारी करें। तो चलो बच्चों देखो, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ना कि जब हम कोशिका के संरचना एवं कार्य का अध्ययन जब करते हैं माइक्रोस्कोप की मदद से, तो उसको हम लोग साइटोलॉजी कहेंगे। तब एक बात आती है, तब सेल बायोलॉजी किसे कहेंगे? तो देखिएगा, सेल बायोलॉजी किसे कहेंगे, तो सेल बायोलॉजी का जो डेफिनेशन होता है इससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, जब हम कोशिका के संरचना कार्य प्रजनन जेनेटिक्स एवं जैव अणु का अध्ययन करते हैं तो उसे
सेल बायोलॉजी कहा जाता है। सेल बायोलॉजी कहा जाता है। डिफिनेशन थोड़ा सा लंबा है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जब हम कोशिका के संरचना, कार्य, प्रजनन, जेनेटिक्स और उसके अंदर पाया जाने वाले जो बायोमोलिक्यूल्स हैं, यानी कि इसके जो बायोकेमिस्ट्री है उसका स्टडी करेंगे, तो बच्चों उसको हम बोलेंगे सेल बायोलॉजी। क्या बोलेंगे जी? सेल बायोलॉजी कहेंगे। आई होप इतना क्लियर है। किसी को डाउट फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करो जी। देखो बच्चों, यहां पर हम लोग पूरा पूरा कंसेप्ट को क्लियर करते हुए पढ़ेंगे। भले थोड़ा सा स्लो में पढ़ेंगे, लेकिन कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए फिर से, या नहीं होना चाहिए कि फिर से एक बार आपको रिवाइज करना पड़े। ठीक है बच्चों। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, जिसका ट्रिक आप अप्लाई करके क्या कर सकते हैं, तो नीट की तैयारी कर सकते हैं एकदम पूरे जबरदस्त तरीके से। अब वो ट्रिक क्या है, तो बच्चों आप इसे नोट कर लीजिए। बच्चों वो फॉर्मूला है जिसको हम लोग कहते हैं आर आर आर। बहुत ही खतरनाक फॉर्मूला है। आर फॉर होता है रीड, आर फॉर रीड, आर फॉर रिवाइज, आर फॉर रिकॉल। यानी कि बच्चों जब आप अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 3 आर फॉलो करने चाहिए। पहला, कॉन्सेप्ट को रीड करेंगे, दूसरा कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे, और तीसरा बिना देखे उसको रिकॉल करेंगे, यानी कि उसको बोलेंगे। जैसे बचपन में होता था ना, आप किसको याद करते थे, जैसे कि मान लेते आप कोई रट्टा लगाते थे, तो एक ही बात को कभी देख करके और कभी आंख बंद करके बोलते थे। तो बच्चों उसी को कहते हैं रिकॉल, यानी कि बिना देखे हुए बातों को फिर से हम लोग क्या करेंगे, उसको याद करने का प्रयास करेंगे बिना देखे हुए। तो आप 3 आर का ये जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई कीजिए और अपने एग्जाम में बेस्ट तरीके से एग्जाम के लिए तैयारी कीजिए। चलिए बच्चों, अब यहाँ पे ये तो हो गई, हमने ये भी देख लिया कि साइटोलॉजी क्या है, हमने ये भी देख लिया सेल बायोलॉजी क्या है। अब यहाँ पे एक सबसे खास बात आती है कि सर सेल बायोलॉजी या ये जो साइटोलॉजी है इसके फादर कौन है। तो बच्चों चलिए इसके फादर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। फादर ऑफ साइटोलॉजी, यानी कि बच्चों ये फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है अब हम जानेंगे। ठीक है जी, फादर ऑफ साइटोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही खास है, ध्यान दीजिए। अब ये फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है, तो फादर ऑफ साइटोलॉजी है, इनको हम लोग कहते हैं रॉबर्ट हुक। क्या कहते हैं बच्चों? रॉबर्ट हुक, ये है फादर ऑफ साइटोलॉजी। ठीक है, ओके। फिर यहां पे एक बात आती है कि ये जो टर्म है, ये जो टर्म है, कौन सा टर्म बच्चों? साइटोलॉजी। ये जो टर्म साइटोलॉजी है इसको दिया किसने था? बहुत बहुत स्पेशल है, इसको दिया था एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है हार्टविग। क्या नाम बच्चों? हार्टविग। तो याद रखिएगा साइटोलॉजी के फादर है रॉबर्ट हुक, और ये साइटोलॉजी टर्म है इसको एक साइंटिस्ट ने दिया जिसका नाम है हार्टविग। ठीक है बच्चों, चलिए एक और टर्म है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साइटोजेनेटिक्स। साइटोजेनेटिक्स है, यहां पे 2 टर्म है बच्चों, एक है साइटो और एक है जेनेटिक्स। यानी कि कुल मिला के कहें तो बच्चों इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे? साइटोलॉजी और जेनेटिक्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, साइटोलॉजी और जेनेटिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हमने क्या देखा कि सेल क्या होता है, ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, ये सब हमने बातों को देखा था। फिर हमने यहाँ पे ये भी देखा था कि सेल की डिस्कवरी किसने की, साइटोलॉजी क्या है, क्या होता है सेल बायोलॉजी, और साइटोलॉजी के फादर कौन है, और साइटोलॉजिस्ट टर्म दिया किसने था। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे
कि सेल की डिस्कवरी कब हुई थी। डिस्कवरी ऑफ द सेल बहुत ही खास बात है, ध्यान से समझिएगा। बात है बच्चों 1665 ईस्वी की। 1665 ईस्वी की बात है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। बच्चों ये बायोलॉजी है ना, इट इज अ स्टोरी, ये कहानी है। अगर बायोलॉजी को आप एकदम विजुअलाइज करके क्या करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, तो बच्चों वो आप जीवन भर याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम आपको एक कहानी बताते हैं, कहानी याद रखिए, आपको डिस्कवरी ऑफ सेल एकदम यू चुटकियों में याद हो जाएगी। देखिए समझिए क्या बात है। 1665 ईस्वी की एक व्यक्ति है जिसका नाम है रॉबर्ट हुक। अब ये क्या है, ये अपने कमरे में बैठे हुए हैं, ध्यान समझने का प्रयास कीजिएगा। कमरे में बैठे हुए हैं, इनके दिमाग में आया, इन्होंने क्या किया बच्चों, तो इन्होंने देखिएगा जो आयुर्वेदिक दवा का दुकान होता है ना बच्चों, वहां पे क्या होता है कि जो शीशे का कांच का जो क्या होता है कंटेनर होता है, उसके ऊपर जो ढक्कन होता है वो लकड़ी का होता है। तो इन्होंने क्या किया, उस लकड़ी के टुकड़े को काटा और काट करके क्या किया, तो उसके अंदर मतलब माइक्रोस्कोप के ऊपर रख करके उसके अंदर देखने का प्रयास किया आखिर कैसे दिखता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों यहाँ पे जब इन्होंने देखा तो उनको मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना दिखी, मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना दिखी थी, जिसे उन्होंने सेलुला कहा था। इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिएगा कब की बात है बच्चों, 1665 ईस्वी की। रॉबर्ट हुक कहा हुआ है, रॉबर्ट हुक साहब है। कौन है बच्चों, रॉबर्ट हुक साहब है। अब ये जो रॉबर्ट हुक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने देखिएगा ये है कंटेनर, ठीक है। अब इस कंटेनर के ऊपर ऐसे ढक्कन लगा हुआ है, ऐसा ढक्कन लगा हुआ है। और बच्चों ये ढक्कन किसका है, तो लकड़ी का है। अब क्या किया रॉबर्ट हुक ने, इसी ढक्कन को एकदम पतला काट करके इसी स्लाइड पर रखा, इसी स्लाइड पर रखा। जब इसी स्लाइड के ऊपर रखा और इन्होंने जब देखा तो उनको दिखाई दिया कि उसमें बहुत सारे क्या है, कंपार्टमेंट है। और बच्चों लकड़ी को हम लोग कहते हैं कॉर्क, क्या कहते हैं, कॉर्क। तो रॉबर्ट हुक ने किस सेल की डिस्कवरी कर दी बच्चों, तो कॉर्क सेल की, याद रखिएगा। ओके, किसकी डिस्कवरी की, तो रॉबर्ट हुक ने कॉर्क सेल की डिस्कवरी की। क्या किया बच्चों, रॉबर्ट हुक ने कॉर्क सेल की डिस्कवरी की। ओके, अब यहां पर इन्होंने जिस सेल की डिस्कवरी की थी बच्चों, वो क्या था, वो था डेड सेल, डेड प्लांट सेल। यानी कि रॉबर्ट हुक के द्वारा जो खोजा गया सेल था वो क्या था, डेड प्लांट सेल था, यानी कि एक निर्जीव कोशिका था। क्या था बच्चों, एक निर्जीव कोशिका था। ठीक है, ओके। तो ये निर्जीव कोशिका किसका था, तो ये प्लांट सेल था। यहां तक क्लियर हो चुकी है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखिएगा, यहां पर समझने का प्रयास कीजिए। रॉबर्ट हुक ने जब उस लकड़ी के टुकड़े को माइक्रोस्कोप के ऊपर रखा था, तो बच्चों उनको इसी प्रकार की संरचना दिखी थी। ये जो दिख रहा है ना, मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना दिख रहा है, इसी प्रकार की संरचना दिखी थी। अब ये क्या है, ये क्या है, कंपार्टमेंट है, बहुत छोटे छोटे। क्या है बच्चों, ये कंपार्टमेंट है। अब कंपार्टमेंट को उस वक्त क्या कहा जाता था बच्चों, उस वक्त कहा जाता सेलुला, सेलुला या सेला। ठीक है, ओके, सेलुला या सेला। अब इसका जो मतलब होता है बच्चों, वो होता है स्मॉल रूम, स्मॉल रूम यानी कि छोटा कमरा। स्मॉल रूम मतलब छोटा कमरा। और ये जो सेलुला है, आगे चल करके इसे हम क्या कह रहे हैं, तो सेल कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं बच्चों, इसे हम चलकर सेल कह रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे एक बात बता दें आपको, जो रॉबर्ट हुक साहब हैं जिन्होंने कॉर्क सेल की डिस्कवरी की थी 1665 ईस्वी में,
तो उन्होंने देखिए क्या हुआ, तो यहां पे उनको मुख्य रूप से क्या दिखाई दिया, तो खोखला हिस्सा दिया, खोखला, ये देखिए खोखला हिस्सा ही दिखा, इसके अंदर कुछ था नहीं क्योंकि सेल भरा हुआ था। तो यहां पे बच्चों ये जो इसके किनारे किनारे दिख रहा है ना, ये जो किनारे किनारे है बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं सेल वॉल। क्या कहते हैं बच्चों, सेल वॉल। ठीक है, तो यहां पे अब बात आती है कि वास्तव में रॉबर्ट हुक ने क्या देखा था। तो आप नोट डाउन कर सकते हैं कि वास्तव में रॉबर्ट हुक को सेल वॉल दिखा था। ठीक बच्चों, क्या दिखा था, तो सेल वॉल दिखा था। ओके, वास्तव में रॉबर्ट हुक को सेल वॉल दिखा था। अब यहां पे एक बात आती है कि क्या रॉबर्ट हुक के पहले भी कोई व्यक्ति था जिसने सेल को देखा था। तो बच्चों यहां बिल्कुल सही बात है कि रॉबर्ट हुक के पहले भी एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सेल को एब्जॉर्ब किया था, बट उन्होंने उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं किया, इसलिए उनके नाम मतलब क्या होता है कि सेल की डिस्कवरी में नहीं आता है। ठीक है, तो बच्चों यहां तक आप जान चुके हैं कि जो लिविंग ये डेड सेल है जिसको हम कॉर्क सेल कहते हैं, उसकी डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की थी। और कब की थी, तो 1665 ईस्वी में की थी, और कॉर्क सेल की थी। और ये इन्होंने वास्तव में रॉबर्ट हुक ने सेल वॉल को देखा था। तो बच्चों ये कंपार्टमेंट है जिसको स्मॉल रूम कहते हैं, और इसे उन्होंने क्या कहा, सेल कहा। सेल वॉल की डिस्कवरी किसने की बच्चों, तो सेल वॉल की डिस्कवरी भी रॉबर्ट हुक ने ही की थी। अब यहाँ पे रॉबर्ट हुक के बारे में एक और बात आती है। ठीक है, ये जो रॉबर्ट हुक है ना, आप कहीं नोट करेंगे, रॉबर्ट हुक याद रखिएगा। ये जो रॉबर्ट हुक है, कौन है बच्चों, ये जो रॉबर्ट हुक है ना, इनको हम क्या कहते हैं, इनको कहते हैं हम लोग फादर ऑफ ओल्ड साइटोलॉजी। फादर ऑफ ओल्ड साइटोलॉजी किसे कहते हैं बच्चों, रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। ठीक है, किसे कहते हैं जी, रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। तब यहां पे एक बात आती है, क्या बात आती है, देखिए बात यही आती है, ठीक है, कि रॉबर्ट हुक को हम लोग क्या कहते हैं, फादर ऑफ ओल्ड साइटोलॉजी कहते हैं। तो मॉडर्न साइटोलॉजी के फादर कौन है, मॉडर्न साइटोलॉजी के फादर होंगे ना जी। तो देखिएगा, फादर ऑफ, ये जो बातें हैं आप इसे नोट डाउन करिएगा, नोट में लिखिएगा, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी। अब ये जो मॉडर्न साइटोलॉजी है बच्चों, इसके जो फादर हैं ये कौन है, इनका नाम है सीपी स्वानसन, या आप इसे केवल स्वानसन याद रखिए। तो फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी कौन है, तो वो है स्वानसन। कौन है बच्चों, स्वानसन है। ओके, अब यहां पे एक सबसे महत्वपूर्ण बात आती है। ठीक है, फादर ऑफ ओल्ड साइटोलॉजी तो रॉबर्ट हुक हो गए, मॉडर्न साइटोलॉजी सीपी स्वानसन हो गए, बट इंडियन साइटोलॉजी के फादर कौन है, तो बच्चों इंडियन साइटोलॉजी के जो फादर हैं, इंडियन साइटोलॉजी के जो फादर हैं वो है ए.के. सिन्हा, नहीं बच्चों, ए.के. शर्मा। कौन है बच्चों, ए.के. शर्मा है। ये जो 3 पॉइंट है आप इसको नोट में लिख लीजिएगा। ठीक है, ओके, बात यहां पे इरेज कर रहे हैं बच्चों, नोट डाउन कर लीजिएगा। बात यहां पे ये है कि रॉबर्ट हुक के पहले सेल को किसने देखा था, तो बच्चों ये भी आप नोट के रूप में जरूर लिखिएगा। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मालपी, और बात कब किया बच्चों,
1661 ईस्वी की बात है। अभी जो मालपीगी नामक साइंटिस्ट हैं, आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा कि मालपीगी नामक जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने 1661 ईस्वी में रॉबर्ट हुक से 4 साल पहले सेल के बोले तो सेल को एब्जॉर्ब किया था, बट एक्सप्लेन नहीं किया था। याद रखिए कि रॉबर्ट हुक के पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मालपीगी, उन्होंने सेल को ऑब्जर्व किया था। ठीक है, चलिए। तो बच्चों हमने यहां पर देखा कि रॉबर्ट हुक के द्वारा क्या, तो ये डेड यानी डेड प्लांट सेल को डिस्कवर किया गया है, जिसे हम कॉर्क सेल भी कहते हैं, और वास्तव में उन्होंने सेल वॉल को डिस्कवर किया है। अब बात आती है कि सर ये लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की, लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की, तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए बच्चों, अगर हम लिविंग सेल की डिस्कवरी की बात करते हैं, लिविंग सेल की डिस्कवरी की बात करेंगे, तो यहां पे साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है, याद रखिएगा, एवी लिवेनहॉक। अब ये जो साइंटिस्ट है ना बच्चों, जिनका नाम है एवी लिवेनहॉक, इन्होंने क्या किया था, तो लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। इन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी कब की थी, 1676 ईस्वी में किया था। इनके बीच एक कहानी है कि क्या हो रहा था कि इन्होंने जो लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी, इन्होंने डिस्कवर किया था रेन वाटर से। कहां से, तो इन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी कहां से बच्चों, रेन वाटर। रेन वाटर बोले तो वर्षा का पानी, वर्षा का पानी से। ठीक है बच्चों, ये भी क्या थे, कमरे में बैठे हुए थे, बाहर बारिश हो रही थी। क्या हो रही थी बच्चों, बाहर बारिश हो रही थी। अब जो बारिश हो रही थी तो इनके दिमाग में भी आया कि चलो ना देखते हैं कि ये जो वर्षा का पानी है इसमें क्या है, इसमें क्या है। तो उनके अंदर ये जो क्यूरियोसिटी आई, कहीं तो एक प्रकार से बोले तो चाह आई कि चलो देखते हैं। एक बात बता दे बच्चों, कोई भी डिस्कवरी हुई है ना, वो अचानक से हुई है। ऐसा नहीं कोई साइंटिस्ट गया है एकदम डिस्कवर करने के लिए, नहीं, अचानक से हुआ है। तो साइंटिस्ट लोग में यही बात होता है कि जैसे कि न्यूटन के बारे में तो जानते होंगे कि सेब उनके सिर पर गिरा तो वो जानने का प्रयास कि क्यों गिरा। अगर आज के मॉडर्न जमाने के लोग रहते तो सेब को खा जाते। क्या होता बच्चों, सेब को खा जाते, कहते क्या है, गिर गया, हमारे लिए गिरा, खा जाते। लेकिन उन्होंने उसको समझा, समझने का प्रयास किया और गुरुत्वाकर्षण के नियम को दे दिया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए जो लिविंग सेल की डिस्कवरी है, इन्होंने एवी लिवेनहॉक ने किया था और 1676 ईस्वी में किया था। और कहां से किया था, रेन वाटर से किया था। अब बच्चों उन्होंने इसे एक नाम दिया, क्या किया बच्चों, उन्होंने ये जो लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी, जो लिविंग सेल था उसे उन्होंने एक नाम दिया। और क्या नाम दिया बच्चों, वो नाम था वाइल्ड एनिमल क्यूल। क्या नाम था बच्चों, वाइल्ड एनिमल क्यूल था। ठीक है, ये वाइल्ड एनिमल क्यूल किसने कहा, तो ये एवी लिवेनहॉक ने कहा था। और किसे कहा, जिस लिविंग सेल की उन्होंने डिस्कवरी की थी। ठीक है बच्चों, बाद में पता चला कि ये जो वाइल्ड एनिमल क्यूल है बच्चों, वो क्या था, सॉइल बैक्टीरिया था। क्या था बच्चों, सॉइल बैक्टीरिया था, यानी कि यह था एक मृदा जीवाणु। क्या था बच्चों, एक मृदा जीवाणु था। ठीक है, जो कि आप यहां पे देख सकते हैं, जो भी ये सेल्स दिखाई दे रहा है ना, ये बैक्टीरिया है। क्या बच्चों, ये बैक्टीरिया है, सॉइल बैक्टीरिया है, मृदा जीवाणु है। ठीक है, फिर यहां पे एक बात आती है सबसे महत्वपूर्ण, कि ये जो बैक्टीरिया है, देखिए बच्चों ये जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया शब्द दिया किसने, इन्होंने तो वाइल्ड एनिमल क्यूल कहा, लेकिन बैक्टीरिया शब्द दिया किसने, इसको आप याद रखिएगा।
बैक्टीरिया टर्म एहरेनबर्ग। बैक्टीरिया टर्म किसने दिया बच्चों? बैक्टीरिया टर्म को दिया था एहरेनबर्ग ने। याद रखिएगा, एहरेनबर्ग ने बैक्टीरिया टर्म को दिया था। ठीक है, तो बच्चों हमने यहाँ पे ये भी देखा कि जो सेल है उसकी डिस्कवरी, जो डेड सेल है उसकी डिस्कवरी कब हुई थी, किसने किया था। ये लिविंग सेल है, इसकी डिस्कवरी किसने किया था, कब हुआ था, किससे हुआ था, सब डिस्कस किए। अब यहाँ पे एक और बात ध्यान रखिएगा कि जो लिवेनहॉक है ना, वो इस बैक्टीरिया के अलावे इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने स्पर्म, आरबीसी, प्रोटोजोआ, एटीसी का भी खोज किया है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो बच्चों यहां पे हमने देखा लिविंग सेल की डिस्कवरी और नॉन लिविंग सेल की डिस्कवरी, और एनसीईआरटी में सेल की डिस्कवरी में एक पॉइंट और दिया गया है, जो कि बच्चों बात है 1831 ईस्वी की। यहां पर एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने क्या किया, डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। तो बच्चों 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का खोज किया था। तो बच्चों ये था सेल की डिस्कवरी कि आखिर सेल का खोज कैसे हुआ, किसने किया। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग डिस्कस करेंगे सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत, कि आखिर ये कोशिका सिद्धांत होता क्या है। तो बच्चों समझने का आप प्रयास कीजिएगा कोशिका सिद्धांत होता क्या है। देखिए, अब जो सेल थ्योरी है ना, इसको दो वैज्ञानिक ने दिया है, एक जिनका नाम है माथियास जैकब सिल्डेन, और एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है थियोडोर स्वॉन। इन दोनों ने मिल करके सेल थ्योरी को दिया है। तो चलिए बच्चों यहां पे हम इन दोनों के कंसेप्ट को देखते हैं, आखिर इनका कहना क्या है। ठीक है, तो देखिए अब ये जो मैथियास जैकब सिल्डेन है, ये क्या है, ये बोटेनिस्ट है। क्या है बच्चों, ये है बोटेनिस्ट, यानी कि वनस्पति वैज्ञानिक। ठीक है, ओके। इन्होंने एक टर्म दिया, आई मीन टर्म नहीं, इन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिए। इनका स्टेटमेंट क्या था बच्चों, स्टेटमेंट यही था कि सभी पौधे कोशिका के बने होते हैं, कोशिका के बने होते हैं तथा कोशिकाएं मिलकर टिश्यू बनाती हैं, टिश्यू बनाती है। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट था मैथियास जैकब सिल्डेन के, जो कि जर्मनी के रहने वाले थे, और बात कब की है, 1838 ईस्वी की, और ये एक बोटेनिस्ट थे। तो इनकी रुचि किसमें थी, प्लांट में थी, तो इन्होंने प्लांट से संबंधित अपने कॉन्सेप्ट को दिए। फिर यहाँ पे 1829 ईस्वी में थियोडोर स्वान। अब ये जो थियोडोर स्वान साहब हैं, इन्होंने क्या कहा, तो बच्चों देखिएगा इन्होंने भी लगभग वही बातें कही जो कि किसने कहा था बच्चों, जो कि सिल्डेन ने कहा था। इन्होंने देखिए क्या किया, इन्होंने विभिन्न प्रकार के एनिमल सेल्स की स्टडी की, विभिन्न प्रकार के प्लांट सेल की स्टडी की, और अपने स्टडी के बाद इन्होंने कंसेप्ट दिया। तो सबसे पहले आप एक बात जान लो कि ये जो थियोडोर स्वान थे, ये कहाँ के थे, ब्रिटिश थे, और ये थे एक जूलॉजिस्ट।
क्या था बच्चों, ये थे एक जूलॉजिस्ट। इनका कंसेप्ट था, इनका कंसेप्ट यही था कि प्लांट सेल में सेल वॉल प्लांट सेल में सेल वॉल की उपस्थिति एक यूनिक कैरेक्टर है, एक यूनिक कैरेक्टर है। और किसका यूनिक कैरेक्टर है बच्चों, तो यह क्या है, तो प्लांट सेल का एक यूनिक कैरेक्टर है। ओके, और देखिएगा जब इन्होंने विभिन्न प्रकार के एनिमल सेल का स्टडी किया ना, तो इनको एक कंसेप्ट पता चला। कंसेप्ट यही पता चला कि जितने भी कोशिकाएं थी उनके बाहरी, यानी कि उसका जो सेल थे उनके बाहर एक पतला सा चादर की तरह एक आवरण था, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो दूसरा कंसेप्ट है कि कोशिकाएं एक पतले से मेम्ब्रेन के द्वारा घिरे होते हैं। मेम्ब्रेन के द्वारा घिरे होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, जिसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो बच्चों ये कंसेप्ट था किनका, तो ये कंसेप्ट था थियोडोर स्वान का, जो कि ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। और बात कब की, 1839 ईस्वी की, कि प्लांट सेल में सेल वॉल की उपस्थिति एक यूनिक कैरेक्टर है, और सभी जो कोशिकाएं होती हैं वो बाहर से एक पतले से आवरण की यानी एक मेम्ब्रेन के द्वारा घिरे होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, तो जिसे हम लोग कहते हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ओके जी, अब सुनिए, इन्होंने एक सब मिला जुला करके अपने स्टडी को मतलब ध्यान में रखते हुए स्टडी के जितने भी कंसेप्ट थे उसको इन्होंने क्या किया, एनालाइज करके इन्होंने एक शब्द दिया। और शब्द यही था कि सभी जीवों का शरीर कोशिका का बना होता है। सभी जीवों का शरीर कोशिका का बना होता है। तो बच्चों यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है वो है स्वान का, सभी जीवों का शरीर कोशिका का बना होता है। कोशिका का बना होता है। बना होता है। तो बच्चों ये स्टेटमेंट किसका है, तो ये स्टेटमेंट है थियोडोर स्वान का, कि सभी जीवों का शरीर कोशिका का बना होता है। फिर प्लांट सेल में सेल वॉल के उपस्थिति एक यूनिक कैरेक्टर है, और जो कोशिकाएं होती हैं एक पतले से मेम्ब्रेन के द्वारा घिरी होती हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, जिसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पे हम लोग आगे पहुंचते हैं। तो कुल मिला जुला करके देखिएगा, इन दोनों वैज्ञानिकों ने क्या किया, इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिल करके सेल थ्योरी को दिया। इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिल करके सेल थ्योरी को दिया। अब सेल थ्योरी क्या थी उसको हम लोग देखते हैं। देखिएगा, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखते हैं हम लोग कि सेल थ्योरी में आखिर है क्या। ध्यान से समझिएगा, सिल्डेन और स्वान की हम लोग सेल थ्योरी की बात करते हैं। सेल थ्योरी अब किसका है, तो सिल्डेन और स्वान का है। अब देखिए इसमें कौन सी बातें कही जा रही है, इसमें दो बातें कही जा रही है। क्या कही जा रही है कि
cell is a structure and functional unit of life। यहाँ पे एक बातें कही गई है कि सेल क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। दूसरी बातें कही गई है, ऑल सेल्स आर कंपोज्ड ऑफ, नहीं, ऑल एनिमल्स, नॉट बच्चों, ऑल सेल्स, ऑल ऑर्गेनिजम्स, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, यानी कि सभी जीव कोशिका के बने होते हैं और कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। बट यहां पे ध्यान दीजिएगा, बहुत ही स्पेशल है, स्लाइडेन एवं स्वान के सेल थ्योरी ने सेल के उत्पत्ति का जिक्र नहीं किया, जिक्र नहीं किया। ओके बच्चों, तो यहाँ पे क्या है, तो स्लाइडेन और जो स्वान का सेल थ्योरी है जिसका प्रपोज किया गया था 38 और 39 ईस्वी में, इसने सेल की उत्पत्ति के बारे में कोई जिक्र ही नहीं किया कि सेल की उत्पत्ति कैसे हुई है, ये सब बातें जिक्र नहीं हुई है। ठीक है, तब क्या हुआ, तो एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम है रुडोल्फ विर्को, या ऐसे कोई रुडोल्फ वर्चो भी कहता है, रुडोल्फ विर्को है। और कब आए बच्चों, 1855 ईस्वी में। और 1855 ईस्वी में आए और इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। और रुडोल्फ विर्को 1855 में क्या किया, स्टेटमेंट दिया। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। अब स्टेटमेंट क्या था बच्चों, स्टेटमेंट यही था, ओमनिस सेलुला ई सेलुले, ओमनिस सेलुला ई सेलुली, ये है रुडोल्फ विर्को का कंसेप्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला कंसेप्ट को किसने दिया था। तो जो कंसेप्ट याद रखिएगा कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला को जो बातें हैं, इसको कहने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो है रॉबर्ट ये रुडोल्फ विर्को। अब ये ओमनिस सेलुला ई सेलुला का मतलब क्या होता है, तो इसका हम लोग मीन जानते हैं, इसका अर्थ जानते हैं। इसका अर्थ होता है ऑल सेल्स arises from pre-existing cells, all cells arise from pre-existing cell। यानी कि बच्चों देखिएगा, ये जो ओमनिस सेलुला स्टेटमेंट है रुडोल्फ विर्को का कि ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब कि सभी जो कोशिकाएं होती हैं पहले से उपस्थित कोशिकाएं से उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सभी कोशिकाएं पहले से उपस्थित कोशिका से उत्पन्न होती हैं, उत्पन्न
होती हैं। तो बच्चों देखिए कंसेप्ट क्या कहा गया कि सभी कोशिकाएं पहले से उपस्थित कोशिका से उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ पे जो सेल थ्योरी का मॉडिफिकेशन है, सेल थ्योरी का मॉडिफिकेशन किसने किया? तो रुडोल्फ विर्को ने किया। तो यहाँ पे बच्चों मॉडिफाइड सेल थ्योरी, मॉडिफाइड सेल थ्योरी। अब ये जो मॉडिफाइड सेल थ्योरी है इसके अनुसार कौन कौन से बातें हैं? पहला बात कि all organisms are composed of cells and their product इसका मतलब हुआ बच्चों कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट, यानी कि सभी जो जीव होते हैं वो कोशिका और उसके प्रोडक्ट के बने होते हैं। ये पहला स्टेटमेंट है मॉडर्न ये मॉडिफाइड सेल थ्योरी का। अब यहाँ पे रुडोल्फ विर्को ने जो स्टेटमेंट को क्या किया है, इंक्लूड किया है, वह है ऑल सेल्स arises from pre-existing सेल, मतलब कि पहले से उपस्थित कोशिका से ही कोई नया सेल क्या होता है, एराइज होता है। तो बच्चों यहाँ पे जो मॉडिफाइड सेल थ्योरी है उसको दिया था रुडोल्फ विर्को ने, और इस मॉडिफाइड जो सेल थ्योरी है इसको हम कहते हैं मॉडर्न सेल थ्योरी। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, इसे हम कहते हैं मॉडर्न सेल थ्योरी। आई होप कि यहां तक क्लियर हो गया होगा कि सेल थ्योरी किसने दिया। तो बच्चों से अगर देखिए, अगर कहा जाएगा कि मॉडिफाइड सेल थ्योरी किसने दिया तो रुडोल्फ विर्को कहेंगे। अगर ऐसे ही पूछा जाएगा कि सेल थ्योरी किसने दिया तो आप स्लाइडेन और स्वान का नाम लेंगे कि इन्होंने ही 1838-39 ईस्वी में सेल थ्योरी को प्रपोज्ड किया था। ठीक है बच्चों, चलिए अब यहां पर एक नोट आप लिख लीजिएगा, बहुत ही वीवीआई नोट है। नोट यही है, सेल थ्योरी का एक्सटेंशन किसने दिया, मतलब कि सेल थ्योरी को किसने बढ़ाया। सेल थ्योरी का एक्सटेंशन किसने दिया बच्चों, सेल थ्योरी का एक्सटेंशन रुडोल्फ वर्चो ने दिया था। ठीक है, सेल थ्योरी का जो एक्सटेंशन है रुडोल्फ वर्चो ने दिया था। तो बच्चों इतना आप याद रखिएगा। ओके, मॉडर्न सेल थ्योरी हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं बच्चों शेप एंड साइज ऑफ द सेल, कोशिका के आकृति और आकार के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों समझिए, कोशिका का जो आकार होता है और जो आकृति होता है वो अलग अलग होता है। बहुत सारी कोशिकाओं की आकृति क्या होती है, तो फंक्शन के आधार पे होती है, उनकी एक्टिविटी के आधार पे होती है, किस प्रकार की वो एक्टिविटी कर रही है उसके आधार पे होती है। ठीक है, तो चलिए अगर हम शेप की बात करेंगे तो बच्चों देखिएगा, जो शेप होता है वो क्या हो सकता है। तो अगर हम बात करते हैं शेप का, ठीक है, तो जो कोशिकाएं होती हैं उनके शेप क्या हो सकते हैं, उनके शेप हो सकते हैं ओवल हो सकता है, राउंड हो सकता है, बाइकॉनकेव यानी कि उभयावतल हो सकता है, जैसे कि आरबीसी है, दिख रहा है आपको ये आरबीसी बाइकॉनकेव है। फिर यहाँ पे इरेगुलर हो सकता है, इरेगुलर हो सकता है जैसे कि अमीबा होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे देख सकते हैं ब्रांच्ड और लॉन्ग हो सकता है जैसे कि नर्व सेल है। फिर देख सकते हैं कि ये ट्रेकिड है जो कि क्या है, एलोंगेटेड है, लंबा हो सकता है।
फिर ये मेजोफिल जो सेल्स हैं वो क्या होते हैं, राउंड या ओवल होते हैं। फिर आप देख पा रहे हैं कि जो कॉलमनर एपिथेलियम है इसकी जो कोशिकाएं क्या होती है, लंबी होती हैं और पतली होती हैं। वैसे ही ये जो डब्ल्यूबीसी है इसकी जो आकृति है वो अमीबा के जैसा है, यानी कि ये क्या है, तो इरेगुलर शेप वाली होती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि कोशिकाओं की जो आकृति होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। अब अगर हम साइज की बात कर लें तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, कोशिका के साइज की बात करेंगे तो सबसे छोटा जो सेल है जिसको हम लोग स्मॉलेस्ट सेल ऑफ अर्थ कहते हैं वो है माइकोप्लाज्मा। क्या बच्चों, वो है माइकोप्लाज्मा। अब ये जो माइकोप्लाज्मा है ना, इससे हम एक और नाम देते हैं पीपीएलओ। क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम लोग पीपीएलओ कहते हैं। अब पीपीएलओ का मतलब होता है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म यानी कि जो सेल का जो साइज है वो क्या है, देखिए 0.1 माइक्रोमीटर है। क्या है बच्चों, 0.1 माइक्रोमीटर है। और क्या है, तो ये इस पृथ्वी का सबसे छोटा कोशिका है जिसे हम लोग पीपीएलओ भी कहते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी 0.1 माइक्रोमीटर ही दिया है। अब देखिएगा बच्चों, अब यहाँ पे बात करते हैं बैक्टीरिया का। तो बैक्टीरिया का साइज होता है 3 से लेके 5 माइक्रोमीटर, ये थ्योरी में दिया गया है। ठीक है बच्चों, ये आपके थ्योरी में दिया है 3 से 5 माइक्रोमीटर। बट देखिएगा अगर हम इसके एनसीईआरटी के इमेज की बात करेंगे ना बच्चों, तो एनसीईआरटी का जो इमेज है उसमें दिया है 1 से 2 माइक्रोमीटर, 1 से 2 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है बच्चों, चलिए 1 से 2 माइक्रोमीटर, ये भी याद रखिएगा। आपके थ्योरी में 3 से 5 माइक्रोमीटर दिया है, जबकि इमेज में कितना दिया है, यहाँ पे 1 से 2 माइक्रोमीटर होते हैं। ओके जी, अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बच्चों एक मनुष्य के आरबीसी की, ह्यूमन आरबीसी की, तो बच्चों देखिएगा इसका जो साइज होता है वो होता है 7 माइक्रोमीटर। कितना होता है बच्चों, 7 माइक्रोमीटर होता है। ओके जी, अब यहां पे अगर हम बात करते हैं लार्जेस्ट सेल का, यानी इस दुनिया का सबसे बड़ा कोशिका कौन है, तो बच्चों इस दुनिया का जो सबसे बड़ा कोशिका है वो है एग ऑफ ऑस्ट्रिच, यानी कि शुतुरमुर्ग का अंडा क्या है, वो सबसे बड़ा कोशिका है। ओके जी, अब यहाँ पे एक बात आती है कि मनुष्य के शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं उसमें सबसे लंबी कोशिका कौन है, सबसे बड़ी कोशिका कौन है और सबसे छोटी कोशिका कौन है। तो देखिएगा लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो बच्चों मनुष्य के शरीर का जो सबसे लंबा कोशिका है उसका नाम है न्यूरॉन। क्या नाम बच्चों, न्यूरॉन। ठीक है, अब यहां पे देखिएगा एक और बात, एक टिपिकल जो यूकैरियोटिक सेल होता है ना, उसका जो लंबाई होती है या कहें तो उसका जो साइज होता है 10 से 20 माइक्रोमीटर होता है। आप ध्यान रखिएगा बच्चों, एक और बात, जब भी आप क्लास करें ना तो अपने पास एनसीईआरटी जरूर रख लें ताकि आप उसमें क्या कर सकें, जो पॉइंट्स हैं एनसीईआरटी के उसको आप अंडरलाइन कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ह्यूमन आरबीसी, लार्जेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब लॉन्गेस्ट सेल है तो यहाँ पे क्या होगा, लार्जेस्ट भी होगा। तो बच्चों जो लार्जेस्ट सेल है वह है ओवम, उसका नाम है ओवम। ठीक है, अब जो स्मॉलेस्ट सेल है ना ह्यूमन बॉडी का, स्मॉलेस्ट सेल उसका नाम है एस्पर्म। ठीक है बच्चों, एस्पर्म, इतना आप नोट डाउन कर लीजिए।
ओके, अब देखिएगा, अब यहाँ पे हमने देखा कि सबसे लंबी कोशिका कौन है, सबसे छोटी कोशिका कौन है, इसको हमने डिस्कस किया था। ओके जी, न्यूरॉन में देख लिया, ओवम और स्पर्म में देख लिया। हाँ, एक नोट है, नोट यही है कि एक सिंगल सेल्ड प्लांट है, एक सिंगल सेल्ड प्लांट है, यानी कि सबसे छोटा पौधा, सबसे छोटा पौधा है, ठीक है, जो कितना का बना है, तो सिंगल सेल का बना है, और इस पौधे का नाम है एसिटा बुलेरिया। याद रखिएगा बच्चों, एसिटा बुलेरिया। तो हमने शेप और साइज को देख लिया। अब हम यहाँ पे एक बात बताते हैं, सरफेस वॉल्यूम, सरफेस एरिया और वॉल्यूम का रेशियो। एक बात समझिएगा, जितनी भी छोटी कोशिकाएं होती हैं ना, वो ज्यादा एक्टिव होती हैं क्योंकि उन्हें कम भोजन की आवश्यकता होती है, और जितनी बड़ी कोशिकाएं होती हैं वो उतना ही कम एक्टिव होती हैं क्योंकि उन्हें ज्यादा भोजन की आवश्यकता होती है। इस स्टेटमेंट को आप नोट कर लेंगे कि छोटी कोशिकाएं बड़ी कोशिकाओं की तुलना में कोशिकाओं की तुलना में ज्यादा सक्रिय होती हैं। क्या होती है बच्चों, ज्यादा सक्रिय होती हैं। और देखिए, और है छोटी कोशिकाओं का सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो अधिक होता है। अधिक होता है, ठीक है बच्चों, सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो अधिक होता है। एक बात ध्यान दीजिए, अगर कोई कोशिका है उसका सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो अधिक है तो वो ज्यादा सक्रिय होगी, जिसका कम है वो कम सक्रिय होगा। ठीक है, इसको चलिए हम लोग समझते हैं। मान लेते हैं बच्चों कि हमारा जो सेल है वो क्या है, हमारा सेल एक क्यूब है। क्या बच्चों, सेल क्या है, सेल एज अ क्यूब, एक घन है, ठीक है। ओके, हमारा सेल क्या है, एक घन है। अब इसका जो साइड है, इसका जो साइड है वह है 1 सेंटीमीटर। क्या है बच्चों, 1 सेंटीमीटर। अब थोड़ा सा हम इसके सरफेस एरिया को निकालते हैं। देखिए, इसका जो सरफेस एरिया क्या होता है, घन का 6 इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक है जी। ओके, फिर यहाँ पे इसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, साइड का क्यूब होता है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे देखिए साइड क्या है, एक है, और 6 इंटू 1 करना है, तो 6 इंटू 1। फिर यहाँ पे क्या करना है, ये सेंटीमीटर में और ये भी सेंटीमीटर में। यहाँ पर भी देखिए साइड है, तो 1 सेंटीमीटर का क्यूब यानी कि 1, और इसका हो जाएगा 1। तो देखिएगा
यहाँ पे समझिए तो क्या है, तो यहाँ पे जो सरफेस एरिया और वॉल्यूम रेशियो निकला है, सरफेस एरिया और रेशियो वॉल्यूम है, कितना आया बच्चों, वो आया है 6:1। ठीक है, चलिए एक बार फिर समझते हैं। देखिएगा, सेल है, एज क्यूब है, ओके। अब इसका जो साइड है वो 2 सेंटीमीटर का। क्या बच्चों, साइड कितना है, 2 सेंटीमीटर का है। ठीक है, चलिए इसका हम लोग सरफेस एरिया निकालते हैं। चलिए सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, वॉल्यूम क्या होगा जी, वॉल्यूम इज इक्वल टू साइड का क्यूब। चलो देखो, 6 है, 2 दूनी के 4, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर 6 इंटू 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर वॉल्यूम निकाल लेते हैं। देखिएगा, वॉल्यूम इसका निकालेंगे तो हो जाएगा 2 का क्यूब यानी कि 8। अब थोड़ा सा रेशियो देखिएगा, अब हो जाएगा 24:8। 8 1 8 मतलब 8 कमा 8, 8 3 24, यानी कि अब ये हो गया 3:1। तो बच्चों जैसा कि हम देख पा रहे हैं ना कि कोशिकाओं का साइज जैसे जैसे बढ़ता है उसका जो सरफेस एरिया और जो वॉल्यूम रेशियो है वो उतना ही घटते जाता है, और वो उसकी जो एक्टिवनेस होता है ना, यानी कि जो एक्टिव होता है वो उतना ही घटता जाता है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा कि वह कोशिकाएं जिनका सरफेस एरिया और वॉल्यूम रेशियो अधिक होती है वो ज़्यादा सक्रिय होती हैं उसके तुलना में जिसका सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो कम होता है। तो बच्चों आज के क्लास में हमने यहाँ डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ सेल्स के बारे में। तो बच्चों एकदम मन लगा के हमको नीट की तैयारी करनी है, और हम आपसे प्रॉमिस करते हैं फिर से कि हम आपके एग्जाम के लिए जी जान लगा देंगे। तो बच्चों आपको भी जी जान लगा देना है, और वीडियो अगर हेल्पफुल लग रहा है, अगर अच्छा है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बच्चों, और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर लेना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फुल ऑफ एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक बच्चों। इसको अच्छे से आप लोग क्या कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा और कॉपी मेंटेन कर लीजिएगा। हम लोग बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और साथ ही साथ बहुत सारे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। तो मिलता हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।